एंड अ वेरी गुड एक्सप्रेसो मॉर्निंग। आप सबको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये है अरबला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक और नए दिन का आगाज कर चुके हैं, पेपर उड़ रहे हैं हमारे। अभी से इसका मतलब ये है कि मौसम अच्छा हो गया। आज मौसम का असर इमरान हसन की ड्रेसिंग पे भी पड़ा है। बड़े वाइब्रेंट कलर पहन के हम सब ऐसे कहते हैं वाह भाई आप तो आज मौसम तारीफें हो गई। चलिए तारीफें अगर अवाम करे तो हाँ तारीफ किया नहीं, अवाम करे तो अच्छी बात है ना। चलो हम भी अवाम का हिस्सा है। अच्छा चलो ओके, गरीब अवाम। खैर इस उम्मीद के साथ जी आप ठीक ठाक है। आप आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। मंगल थोड़ा सा खदशे वाला दिन होता है हमारे लिए, मेरे लिए तो कम से कम होता है। और ये जो मिथ्स होती है ना, हम यही बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात हमारे जहन के अंदर ये चीजें बैठ जाती हैं कि हमारे लिए बुध नहीं अच्छा, हमारे लिए मंगल नहीं अच्छा। आपके साथ होता है? अच्छा, ये दिमाग में बैठ जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा दिन होता है, उस दिन हमारे साथ कुछ ऐसा वाक़या होता है कि हम समझते हैं कि आज हमने सोचा था कि हमारे साथ कुछ होने तो हुआ है, लेकिन ये गलती हमारी अपनी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जी जिस दिन बंदा लेट होता है उसी दिन सारे इशारे क्यों बंद मिलते हैं। इसलिए कि आप उस दिन महसूस कर रहे होते हैं कि आप लेट हैं और इशारे बंद मिल रहे हैं। अगर आप टाइम पे जा रहे हो तो आपको इशारे महसूस नहीं होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ खुद टाइम से जाना चाहिए। हाँ, टाइम से जाना। मौसम की बात कर रहे थे, लाहौर का मौसम तो अच्छा हुआ। कराची में बारिश हुई और कराची काफी हद तक डूबा भी हमने देखा। वैसे तो हर साल जब मानसून या बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो हम यही कहते हैं कि भी इंतजामिया ने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया। लेकिन ऑब्वियसली बारिश की जो सिचुएशन होती है वो अनप्रेडिक्टेबल भी होती है समटाइम्स, लेकिन स्टिल अगर हम कराची माफ कीजिए हर दफा हर दफा नहीं होता। वो देखें जी, मनाजिर आप देख लें, ये ट्रांसफार्मर में जानवर करंट लगने से, एक जानवर के हवाले से भी इत्तलात हैं कि बिजली तो चली ही जाती है, क्योंकि जब बारिश आती है तो बिजली चली जाती है, बारिश आता है तो बिजली जाता है, ये होता है। और इसके साथ बारिश आती है तो ज्यादा देर के लिए बिजली जाती है। हाँ, ये कुछ इंतजामात भी आपको दिखा रहे हैं उनके कराची के मनाज़िर हैं। और दूसरी जानिब ये भी हुआ कि कराची में गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा बारिश हुई और वंस अगेन लोग बेचारे गर्मी से मरते रहते हैं। फिर बारिश जो ही आती है और थोड़ा सा एक रे ऑफ होप आता है कि जब हम बारिश एंजॉय करेंगे तो फिर तैरना पड़ जाता है। ये केपी के भी मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में मरीजों को बेड समेत, ये देख लें मनाजिर आप अपनी, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में ये सिचुएशन है। वैसे कहा तो जाता है कि जी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के भी हम बहुत काम कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल हमें बज़ाहिर तो इस सिचुएशन से नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये हॉस्पिटल का हाल है। तो फिर अच्छा, एबटाबाद के अंदर ऐसी सिचुएशन वैसे बड़ी अजीब भी है और खौफनाक और खतरनाक भी है। हम इस पे बात भी बाद में करेंगे क्योंकि शहर की लोकेशन इस तरह की है, पहाड़ है, वहाँ पे ऐसे पानी का रुकना समझ में आता नहीं है। लेकिन अल्लाह माफ करे जी और अल्लाह करे खैर की बारिशें हो। इस पे हम बात भी करेंगे इन डिटेल्स। फिल वक्त आज की हेडलाइंस देखते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आजाद कश्मीर का महाज इल्जामात का अखाड़ा बन गया। सियासी जमातों के एक दूसरे पर गद्दारी और कश्मीर फरोशी के संगीन इल्जामात। अगर हमने खुद को ना बदला तो मुल्क में खूनी इनकलाब आ सकता है, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। 13 जुलाई 22 कश्मीरी नौजवानों की लाजवाल कुर्बानी। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में आज सानिया श्रीनगर के शौदा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। कोरोना की चौथी लहर सर उठाने लगी। मस्बत केसेस में दोबारा इजाफा। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना नियाजी सैर करवाएंगी हवेली सरदार जवाला सिंह की। हाइड्रोजन गैस के हमारी जिंदगियों में क्या फवायद हैं, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। तैयार है व्हाइट वॉश के लिए? हम तो तैयार हैं। नहीं, मुमकिना जीत की बात करें ना। मुमकिना जीत, चलो बस अब आप बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर। अच्छा जी, बड़ी खबर में सबसे पहले हम मुल्क की सियासत की बात करते हैं और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन तो हो रहे हैं कानून साज असेंबली के हवाले से, तो इसके इंतखाबात 25 जुलाई को होने जा रहे हैं और इसी हवाले से इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है वो उरूज पर है और कहना चाहिए कि एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टीज हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मैदान में है। लेकिन अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि तमाम सियासी जमातें मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और
आज़ादी कश्मीर की तरक्की का मंशूर देने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ गद्दारी, कश्मीर फरोशी के नारों पर इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही हैं। और मरियम नवाज ने भी कश्मीर का दौरा किया। बिल्कुल, मरियम नवाज की जानिब से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। वो PTI को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट पर इलेक्शन में मुदाखलत के इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए। लेकिन मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम के दौरान जो हमें एक पॉजिटिव चीज़ देखने में आई वो ये कि इदारों के हवाले से उनके बयानिए में थोड़ी सी एक कहने तब्दीली आई है। माजी के इलेक्शन में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो बहुत प्रोमिनेंट रहा और इसी बयाने पर पाकिस्तान में जनरल और ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा गया। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इदारों के हवाले से मरियम नवाज ने खासा मोहतात रवैया अपनाया हुआ है। वादी लीपा में इंतखाबी जलसे में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इस प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान और कश्मीर के साथ साथ इदारों को भी नुकसान पहुंच रहा है। और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में PTI की इंतखाबी मुहिम की अगर हम बात करें तो 12 जुलाई से वज़ीर आज़म के इंतखाबी जलसों का शेड्यूल सामने आया। लेकिन अब भी क्योंकि शेड्यूल तो सामने आ गया, लेकिन अब इस शेड्यूल में कुछ तब्दीली की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का 17 जुलाई से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का इरादा है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेश गोई की है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन PTI जीतेगी। उन्होंने बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को मशवरा दिया है कि अपोजिशन आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हारने जा रही है, वो धरनों की तैयारी कर लें। और शेख साहब ने तो ये भी कहा कि उन्हें लग रहा है कि कोई ख्वाहिश जन्म ले रही है मरियम नवाज दिल में धरनों को लेकर, और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद बिल्कुल मौजूद है हमारे साथ। अली मोहम्मद खान साहब, वेलकम टू द शो। इस्लामाबाद की खूबसूरत मौसम, खूबसूरत बारिशों में, मौसम तो खैर कश्मीर का भी अच्छा है, लेकिन कश्मीर के इलेक्शन में जो हीट आ रही है इस पे भी जरा कमेंट करेंगे, लेकिन इब्तदाइया आपका अपना होता है। सो प्लीज अली मोहम्मद खान साहब, वेलकम टू एक्सप्रेस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। आज इब्तिदाइया में बस मैं तो यही कहूँगा कि कल बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, कल परसों एबटाबाद रीजन में, एबटाबाद सिटी जो मेरा, जहाँ मैं पढ़ा हूँ, पला बड़ा हूँ, बचपन में मेरी बेसिक एजुकेशन एबटाबाद की है, तो अपने घर की तरह मुझे प्यारा है। तो एबटाबाद में और ये हवेलिया में अयूब ब्रिज गिरा है। कल अली खान जदून साहब ने उस पर बात भी की है जो वहाँ से इलेक्टेड MNA हैं तहरीक इंसाफ से। तो सब लोगों से मैं सलाम भी उन लोगों को, हम हजारेवाल हमारे भाई बहनों को हम ये भी कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत, आपकी हुकूमत आपको मुश्किल वक्त में, घड़ी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगी। शुरू में आपको कुछ तकलीफ भी हुई जिस पे मुझे अफसोस भी है कि वो जो तेजी से पानी आया उस वक्त आपको उस तरह से रिस्पांस लोकल जो है इंतजामिया से ना मिल सका, जिसका कल जिक्र भी उन्होंने किया। बहरहाल इस तरह के इम्तिहानात आते हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान आपके साथ है इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखें, आपने कश्मीर के हवाले से बात की है, मैं इसको ज़ाहिर है कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, सेनेट का स्टार्ट हो गया और मेरा दिल था मैं खुद जाऊँ और शायद मैं जाऊँ भी वीकेंड पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें ज़ातियात पे बात ना करें, सबको मैं कहना चाहता हूँ गद्दार वद्दार हमें कोई नहीं है, ना किसी ने कश्मीर बेचा, ना किसी के बाप ने हिम्मत है कश्मीर को कोई बेच सके, ना पहले ना अब। ये बातें छोड़ें, कश्मीर हमारी शरग है और जब तक एक भी पाकिस्तानी जिंदा है कश्मीर का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हिंदुस्तान उस पर कब्जा करे। हाँ, एक आर्जी तौर पे उन्होंने एक अपनी नापाक जसारत की है हिंदुस्तान ने 5 अगस्त का मामला जो मकबूजा कश्मीर में किया। बात करें गवर्नेंस पे, बात करें उन इश्यूज पे जो रोजमर्रा की जिंदगी में आजाद कश्मीर के लोगों को जो 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 मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग जब जाएं, मैं जब जाऊं या खान साहब तो ज़ाहिर खुद तशरीफ ले जा रहे हैं और हमारी कुछ लीडरशिप वहां पे है, हम उन चीजों की बात करें कि हम आजाद कश्मीर को क्या देना चाहते हैं, हमारे पास क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या प्लान्स हैं। जो हमने किया है, हमने साबित किया खैबर पख्तूनख्वा में जो हमने वहां 5 साल गुजारे, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिसिंग को रिफॉर्म करके दे दिया। और अभी जो यहाँ मरकज में हमारी हुकूमत है, बावजूद तमाम तर मुश्किलात के, जब दुनिया की GDP ग्रोथ नीचे गिर रही थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पोस्ट कोविड उठाया, 4 GDP को टच किया। ये चीजों पे हम बात करें जो हम आगे लेके जा रहे हैं। अभी खान साहब गवादर गए हैं और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है, यूथ लोन है, सास प्रोग्राम के बेशुमार स्कीमें हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, हेल्थ के हैं, हेल्थ कार्ड जो गरीब आदमी, अगर किसी के घर में, गरीब आदमी के घर में बीमारी आए ना, उसको पता होता है कि अब जब घर के अपने माँ के जेवर बेचता है अपने बच्चों के इलाज के लिए, उसको जब 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा में तो 2013-14 से स्टार्ट है, अभी पंजाब में भी और पूरे पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहबा से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप वहां आके बताएं तो सही, आपकी 5 साल हुकूमत रही है राजा साहब की, मुस्लिम लीग नून की, अब बताएं तो सही, व्हाट हैव यू गिवन टू द पीपल ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये नून लीग को पूछना चाहिए था, पीपल्स पार्टी से जिनकी पहले हुकूमत रही थी, और फिर अब उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ज़िमनी, आपने कहा किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट ना दें, लेकिन आपके वज़रा, आपके दोस्त गंडापुर साहब हैं या मुराद सईद साहब हैं,
उनकी अभी भी हेडलाइंस के अंदर सब चैनल्स पे चल रहा है। वो कहते हैं जी मोदी से साड़ियां आप लेते हैं, मोदी को दावतों पे आप बुलाते हैं और फिर उसके जवाब में आपको कश्मीर बेचने का ताना। तो ये कहीं ना कहीं सिलसिला रुकता तो नजर आ नहीं रहा, दोनों तरफ से हो रहा है। आप फिर कोई या तो एसओपी बना देना सब जमातों के लिए कि कोई भी इस पे बात ना करे, कौमी मसला ये। वो एक तारीखी हकीकत रही। मियां साहब जब हिंदुस्तान दौरे पे गए तो पहले पाकिस्तानी वजीर आजम थे जिन्होंने हिंदुस्तान में जाके फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुलाकात नहीं की। हो सकता है उनकी कोई सियासी मजबूरी हो, मैं गद्दार फिर भी नहीं कहूंगा, लेकिन तारीख में रहा जब भी कोई पाकिस्तानी लीडर हिंदुस्तान गया वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिला। और इसी तरह यहाँ पे मोदी साहब का उनका ताल्लुक, लेकिन फिर भी मैं गद्दार उनको नहीं कहूंगा, मैं समझता हूँ उनकी गलत पॉलिटिकल चॉइसेस थी, क्योंकि कोई गद्दार वतन एक लम्हे के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम रह नहीं सकता। देखिए गवर्नेंस इश्यूज वो हैं इस वक्त आजाद कश्मीर में जो है मुस्लिम लीग नून ने ना उनको हेल्थ दी है, उनके रोड्स तबाह बर्बाद हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा मसला लोगों को आमद और रफ्त के मसाइल हैं। आप जब मुजफ्फराबाद से जाते हैं बाग की तरफ, मैं खुद एक रास्ते पे एक जमाने में गया, चकार का एक रास्ता है, वो उसमें इंसान को जो है वो नाम ही याद आ जाती है, इस तरह के रास्ते हैं, उस पे कुछ नहीं किया। हेल्थ सर्विसेज जीरो हैं, उस पे कोई बड़ी बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल कोई एक नहीं बना सके। अब हमारी दौर में इनकी हुकूमत जो है खत्म हुई है, लेकिन जब इनकी हुकूमत कायम हुई, मियां साहब की अपनी की हुकूमत और खुद के वजीर आजम से क्या दिया उन्होंने कश्मीर को, और उसके साथ कोई मेडिकल कॉलेजेस दिए, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुस्लिम लीग नून ने दिए, वहां पे पुलिसिंग के निजाम को बेहतर किया। जो आपकी सियासी हुकूमत है और इंतजामिया, उसमें करप्शन का जो दौरा है, जो कमीशन माफिया है, उसको खत्म किया। एजुकेशन पे मुझे बताएं कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो है वहां उन्होंने, देखिए ये चीजें, आजाद कश्मीर के लोग कोई मिट्टी तो नहीं खाते ना, इंसान है हमारी तरह, हमसे ज्यादा हकदार इन चीजों के, क्यों नहीं दिया आपने? और इसी तरह पीपल्स, उसके बाद आके आप वहां पे बात करते हैं, आप वहां पे किस तरह बात कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि मरियम बीबी बिल्कुल हम पे तनकीद करे, लेकिन सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस वहां पे हुकूमत की 5 साल बताए, उसके बाद हमारी क्लास ले। वहां पे जाके अब ये कश्मीर बेच दिया, फलाना कर दिया, किसी की जरूरत है कश्मीर बेचे? मजाक है कोई? अली मोहम्मद खान साहब, चूंकि हमने आजाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तो बात की, अब एक सवाल जरा बिलावल भुट्टो के दौरे अमेरिका के हवाले से बात करेंगे। वजीर आला सिंध के बाद बिलावल भुट्टो की जो रवानगी हुई अमेरिका के लिए, जिस पर गवर्नमेंट के कैंप्स में कुछ हलचल दिखाई दी, उन्होंने कहा कि अपनी अर्जी लेकर गए हैं। कोई कहता है कि बिलावल भुट्टो अपनी अमेरिका कि जो कह ले 3 दौरे भी कर ले तब भी इमरान खान अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे। गवर्नमेंट क्यों थोड़ी सी खौफ का शिकार नजर आई इनके इस दौरे के हवाले से? देखें, एक तो कश्मीर का इलेक्शन अधूरा छोड़ के बिलावल साहब जो हैं वो पता नहीं वाशिंगटन की हवा याद आ गई है, क्या हो गया? तो 8 तो उनने बंदे खड़े किए हैं कश्मीर में और चीखें आसमान तक उन सबकी पहुंच रही हैं। बंदे आपके पूरे हैं नहीं, आपको बंदा कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा। अब आप अमेरिका जा रहे हैं, पहले तो मैं इस तासुर को मुकम्मल रद्द करता हूं, कोई हमें खौफ शौफ नहीं है, क्या हो जाएगा अगर वो चले जाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ उठाने का हम लोग हक रखते हैं, और वो ये है कि आप हालात को देखें ना। जैसे ही इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और ये कहा कि कोई अड्डे नहीं देंगे और वी विल बी पार्टनर्स इन पीस एंड नॉट इन वॉर, और उन्होंने कौमी असेंबली की फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि अफगान हमारे भाई हैं, वहां हुकूमत बनाने में हम कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, जो वहां हुकूमत बनेगी हम उनसे अच्छा ताल्लुक रखेंगे, और ये भी कहा कि अफगानिस्तान में अमन लाने में अपना हम किरदार अदा करेंगे। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिस पे पूरी कौम खड़ी हो गई, और उस वक्त ऐवान में अपोजिशन ने भी डेस्क स्टंपिंग की। इस माहौल में अचानक उनका अमेरिका यात्रा, आईब्रोज रेज होती हैं। उनके वहां मुलाकातों से वाज़ेह होगा कि अब वहां उनका मिशन क्या है। माजी में बदकिस्मती से लॉबिंग के लिए उनके जो है उनकी जमात के लिंक्स मोहतरमा साहिबा के जमाने में रहे, उनकी सीवी तो आईब्रोज रेज हुए हैं। उनकी सीवी तो उनके दिल के जानी शेख रशीद साहब के पास, ये कहते हैं बिलावल मेरे दिल का जानी है। खैर मुख्तसरन ये बता दीजिए, क्योंकि बारिशों का मौसम है, आपने खुद भी जिक्र किया, एक तो अफसोसनाक था कि चलें एक तो नेचुरल कोई मसला हो जाए जैसे एबटाबाद में हुआ, लेकिन इंतजामिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसे ही वक्त में पता लगता है कि हमारी तैयारी क्या है। लाहौर के अंदर भी बारिशें हो रही हैं, इम्कानात है आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता अर्बन फ्लडिंग। कराची का हाल हम देख रहे हैं। तो हमने पिछले 3 सालों में हुकूमत ने कोई तैयारी की है, पंजाब ने, विफाक ने, सिंध के बारे में भी आपसे तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन चले बात की जा सकती है, कराची भी हमारा ही है, इस पर जरा कमेंट कर दें। देखिए, तैयारी का जहां तक ताल्लुक है तो वो तो जो उसके जो ताल्लुका महकमे है वो करते रहते हैं, लेकिन जो एनडीए में है अपने आने के बाद उसको थोड़ा ज्यादा रिवाइटलाइज खान साहब ने किया है। एनडीए का जो इदारा है, क्योंकि जो नेशनल डिजास्टर्स हैं उसमें इमीडिएट रिलीफ तो वही देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारी उसका जो महकमा है, कि क्या उनकी लोकल लेवल पे वो तैयारी है। क्योंकि अली जदून साहब ने कल एबटाबाद के हवाले से बात की कि कैंट एरियाज में उनके कहने के बावजूद वो नाले जो है उस तरह से साफ नहीं हुए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कल की है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी
तैयारी होनी चाहिए कि अगर हम शहरों की हाथों इतना तेजी से ऊपर नहीं जाएगा तो पानी अली भाई उठाने का मकसद ये है कि आप जैसे जो वुज़रा हैं वो जब कैबिनेट में बैठ रहे हैं या फिर ऐसे कंसर्न लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो जरूर इस चीज को फोकस रखिए, ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों का नुकसान कम से कम हो। बहुत शुक्रिया सुबह में ज्वाइन किया और जब भी आपको मदू करते हैं आप तशरीफ लाते हैं। हैव अ नाइस डे। अली मोहम्मद खान साहब, वजीर बराए पार्लिमानी अमूर, एक्सप्रेसो से बात करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। आज़ाद कश्मीर के बाद हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं तो वादी में हफ्ता शोहदा मनाया जा रहा है। बुरहान वानी की शहादत के हवाले से भी हमने आपको बताया था। 13 जुलाई का दिन मकबूजा कश्मीर के उन 22 कश्मीरी सपूतों की अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जो 1931 में कुरान करीम की तौहीन के खिलाफ डोगरा राज के सामने मज़ाहमत के लिए खड़े हुए और सेंट्रल जेल श्रीनगर के अहाते में नमाज ज़ोहर के वक्त अजान की तकमील के लिए 22 कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना एक के बाद एक पेश किया। इसी तरह ये न सिर्फ कश्मीर के अव्वलीन शोहदा बन गए बल्कि कश्मीरी अवाम ने अपने सियासी और माशी हुकूक के हुसूल के लिए बाकायदा अपनी इज्तिमाई जद्दोजहद का आगाज भी किया और तब से लेकर आज तक कश्मीरी अवाम नस्ल दर नस्ल इस मकसद के हसूल के लिए बरसरे पैकार है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद में अगर बात करें तो हज़ारों कीमती जानें कुर्बान कर दी गई हैं और आज भी ये कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हर साल 13 जुलाई को यौम तजदीद अहद के तौर पर मनाया जाता है और उस अज़्म का अदा किया जाता है कि इन लाजवाल कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं होने दिया जाएगा और भारतीय जबरसितम के बावजूद कश्मीर की आज़ादी तक किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। शोहदा की याद में आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी रैलियां, सेमिनार और जलसे जुलूस निकाल रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भी आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल की जा रही है और शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए श्रीनगर में नक्शबंद साहब में कायम मज़ार शहदा की तरफ मार्च भी किया जा रहा है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट है नईमा अजूर साहिबा, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 22 कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जानों का जो कहले नजराना पेश करके एक आवाज़ उठाई, एक तहरीक का आगाज रखा, उसकी बुनियाद रखी। कश्मीरी शोहदा की लाजवाल कुर्बानी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अगर हम बात करें कितनी बड़ी मजम्मत साबित हो रही है आज तक? जी देखिए, जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि 13 जुलाई 1931 कश्मीर की आज़ादी का एक पहला ऐसा कदम है कि जब मुजाहिमत शुरू हुई उस वक्त जो डोगरा महाराजा थे हरि सिंह, उनके खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे वाकयात उस वक्त हो रहे थे, वो चाहे नौजुबिल्ला कुरान की बेहुरमती थी, वो चाहे किसी को नमाज पढ़ने नहीं देना था। उसी में जो सुवाद से आए थे अब्दुल कदीर खान जो यॉर्कशायर रेजिमेंट के साथ वाबस्ता थे, जब उन्होंने देखा वहां पे कश्मीरियों पे इस तरह जुल्म हो रहा है और वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं और सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो महाराजा की थी वो हिंदुओं के हाथ में थी, तो कश्मीरी वहां पे फोर्स्ड लेबर में सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे। तो अब्दुल कदीर खान ने फिर उस वक्त आवाज उठाई, क्योंकि वो खानकाह मौला में जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो वहां पे उन्होंने आवाम से तकरीर करते हुए बहुत ही धुआंधार तकरीर करके उन्हें कहा कि आपको उठ खड़ा होना है इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ। तो उसके बाद उनको एक सेडिशन गद्दारी का एक मुकदमा दायर हुआ। जब वो सेंट्रल जेल में उन पे मुकदमा चल रहा था, वहां पे सारे हजारों की तादाद में कश्मीरी जमा हो गए और नमाज होने वाली थी, अजान शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि हम पहले नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वहां चूंकि फौज थी, फौजियों ने गोलियां बरसाना शुरू किए, लेकिन वहां पे जो अजान एक बंदे ने शुरू की तो एक बंदा गोली से लग जाती थी, दूसरा बंदा शुरू करता था, उसको गोली लग जाती थी, फिर तीसरा बंदा, इस तरह से 22 लोगों को हलाक करके, लेकिन अजान मुकम्मल हुई और लोगों ने जब देखा कि वहां पे खून की नदियां बहाई जा रही हैं, 22 लोग वहीं पे शहीद हो गए और उनको वहीं पे फिर दफनाया गया। और ये तहरीक का जो है सबसे बुनियादी जो है एक नईमा अहमद साहिबा, जहां ये तारीख है एक ब्लैक डे है, एक सियाह दिन है, वहीं पे
कश्मीर की या कश्मीर की जद्दोजहद की जो हिस्ट्री है उसके लिए एक बहुत बड़ा रोशनी का मीनार भी है, इस्तारा भी है, एक मशअल राह भी है कि अपनी हक के लिए और कम से कम हक की आवाज़ के लिए किसी किस्म का समझौता कश्मीरी कौम ने कभी किया है ना करेगी। तो ये नस्लों के ऊपर मुहित जद्दोजहद है जिसको अब कई दिहाइयाँ बीत चुकी हैं। ये बात हमारे दुश्मन और कश्मीरियों के दुश्मन भारत को समझ क्यों नहीं आती कि ये मसला महज ज़मीन का नहीं है, महज इक़्तिदार का नहीं है, ये नस्लों की जंग है और आज़ादी के लिए और ये बुनियादी हुकूक की जंग है। भारत ये बात अब तक क्यों नहीं समझ पा रहा? नहीं, भारत को ये बात नहीं साहब के हक में है। सारी जो जुल्म है, फौजियां वहां पे रखना, इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज वहां पे आयद करना, ये सारा उसको दबाना है। और इस वक्त तक आपने देखा है अब तो 1 लाख से जायद जो लोग हलाक हो गए हैं, 10,000 से जायद इस वक्त डिसअपियर लापता हैं लोग, 13,500 औरतों की बेगुरमती की गई है, जिस्मानी तौर तशद्दुद किया गया है। तो ये सारी चीजें भारत को पता है और वो जानबूझ के ये सारी चीजें की जा रही है ताकि आजादी जो तहरीक हुर्रियत है उसको दबाया जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि इस वक्त भी कश्मीरी इतने अरसे तक लड़ते रहे हैं अपने हकूक के लिए और आज भी लड़ रहे हैं और उसी अज़्म से आगे चल रहे हैं, उसमें तो कोई फर्क नजर नहीं आया। हाँ, भारत को कब समझ आएगा कि वो कब कश्मीरियों की इस आवाज को सुनेंगे, ये दूसरी बात है। लेकिन कश्मीरी अपनी मुजाहिमत से कभी पीछे नहीं हटे। ठीक हो गया। नहीं साहब, इसके साथ साथ अगर हम बात करें मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के हवाले से 2 मुकम्मल होने वाले हैं, जेल में तब्दील करके रखा हुआ इन्होंने कश्मीर में और तमाम तर कश्मीरियों को इतनी भारी नफरी, इतनी भारी फौज मुसल्लत करके रखी है। कब तक ये आलमी बरादरी इस पर बेहिसी का मुजाहरा करेगी और कब तक भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बनते रहेंगे ये कश्मीरी? देखिए, आलमी बरादरी किसी हद तक अब उनमें एक एहसास पैदा हो गया है कि जिस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, खासतौर से 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालत वहां पे बना दी गई है, 10,000 फौजी वहां पे सड़कों पे रखे गए हैं, बंकर्स है घरों के पास, स्कूल हमारे 2 साल से बंद है, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो मुझे लगता है आलमी बिरादरी को एहसास भी हो गया है और पाकिस्तान ने भी इस केस को जिस तरह से अब प्लीड करना शुरू किया है उसको एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आलमी बिरादरी के बहुत सारे ऐसे ममालिक जो इसमें रोल अदा करते हैं वो इस वक्त अपने मखमसों में अपनी मुसीबतों का शिकार हो चुके हैं, इसलिए इस पे नजर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी हद तक अब एक अंडरस्टैंडिंग आलमी सतह पे बन रही है कि कश्मीर का मसला जो है उसको हल करना है और भारत को मुज़ाकरात के लिए सामने लाना होगा। ठीक है, नईमा अहमद माजूर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त हमें दिया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। वंस अगेन थैंकिंग यू और इंशाल्लाह दोबारा भी। इस वक्त बहुत सुबह है, वो हमें बिल्कुल इंतहाई अर्ली मॉर्निंग हमने आपको चढ़िया, लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस अहम मौजू पे रहीं। और दूसरी जानिब जहाँ पे कश्मीर सिर्फ कश्मीर या इस खत्ते का मसला नहीं है, ये दुनिया के अमन के लिए खतरा है। दुनिया जहाँ जो बाइडन अमन की बात कर रहे हैं, अगर कश्मीर में अमन नहीं होगा तो ये 2 एटमी ममालिक के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट है और ये एटमी जंग की जानिब भी मामला जा सकता है। सो दुनिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कश्मीर का मसला हल कराने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। करे कि कश्मीरियों की मुश्किलात आसान हो। सी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस हवाले से हमें थोड़ी बताते हुए खुशी भी होगी। और हम ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बात करें तो हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिनके लिए अगर अनफॉर्चुनेटली हम बात करें ना तो एक प्रॉपर किसी तालीमी सिस्टम का बंदोबस्त है और ना ही उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मगर हुकूमत पंजाब में मुल्तान ने ख्वाजा सराओं के लिए पहले पब्लिक स्कूल का आगाज़ कर दिया है और कोशिश ही की जा रही है कि इस मरहले को आगे भी इसको आगे मरहले में भी दूसरे बच्चों के साथ स्कूल्स में तालीम दिलवाई जा सके ताकि वह तमाम नॉर्मल बच्चों के साथ मिलकर जो है एजुकेशन हासिल कर सके। ख्वाजा सरा कम्युनिटी में इस वक्त हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने एमफिल किया हुआ है और एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट बहावुद्दीन यूनिवर्सिटी मुल्तान से इन्होंने एमफिल किया और ख्वाजा सराओं के स्कूल के हवाले से और इस मंसूबे में बतौर कंसल्टेंट और टीचर काम कर रही हैं। बिल्कुल, और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी काम कर चुकी हैं। इस स्कूल जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें कुल कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, किस क्लास तक जाती है और अलीशा इस अज़्म के साथ कैसे आगे चल रही हैं, इतना चैलेंजिंग काम कैसे कर रही हैं
उन्हीं से हम पूछते हैं। अलीशा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आई होप कि आप ठीक ठाक हैं। हमने आपके बारे में पढ़ा भी और आप देख भी रहे हैं और व्यूवर्स को दिखा भी रहे हैं। एक तो सबसे पहले आपको शाबाश है, खिराज तहसीन है, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं और बड़े फख्र की बात है हमारे लिए। ये आइडिया आपके माइंड में खुद ही से आया और मेरा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा कि ये तो बहुत चैलेंजिंग बात है जो कि न सिर्फ सोसाइटी तस्लीम नहीं करती बल्कि खुद ट्रांसजेंडर्स भी नहीं पढ़ना चाहते आजकल के दौर में। दे डोंट वांट टू वर्क, हमने देखा है। तो इतना बड़ा चैलेंज कैसे ले लिया आपने और इसको चला भी रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी चीज़ जो होती है वो मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं हो सकती। तो इसी नियत का अज़म करते हुए है जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है और हमारा जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन का साउथ पंजाब का, उन्होंने इस जो है इनिशिएटिव का आगाज़ किया मुल्तान से और अब आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए हैं और ये जो है पायलट प्रोजेक्ट जो है अपनी तरजीही बुनियादों के ऊपर जो है इसको चलाया गया है और इसमें आपने देखा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी इंटरेस्ट था और वो लोग इनरोल भी हुए हैं। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि किसी भी चीज़ को लेने के लिए आपको पता है काउंसलिंग करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आप हमेशा देखते हैं कि ये वो तबका है जो हमेशा हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइज रहा है और इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि उनके पास एजुकेशन नहीं थी और अब जब एजुकेशन गवर्नमेंट देना चाहती है तो वो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमारी जो स्ट्रेंथ है, अभी तो चंद लोग इनरोल हुए हैं और ये डबल होने वाली है अच्छा अलीशा, मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आप स्कूल जहाँ पे बतौर कंसल्टेंट टीचर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, आप कितने स्टूडेंट्स हैं जो ख्वाजा सरा वहाँ पर इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है जिस तरह से आपने कहा, उसके साथ साथ जो क्राइटेरिया है बेसिकली आप हर तरह के हर एज ग्रुप को केटर करें या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जहाँ पे वो आकर एजुकेशन ले रहे हैं? इसमें एनरोलमेंट की बात करें तो अभी हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में प्राइमरी में है, कुछ मैट्रिक में है और कुछ एफए में है। और जहाँ तक होलिये और उम्र की बात है तो उसमें कोई कैद नहीं है। ट्रांसजेंडर की जितनी मर्जी उम्र हो और जैसा हुलिया हो, जैसे उसकी विजिबिलिटी हो, उसमें एडमिशन लेने की कोई पाबंदी नहीं है। वो हर तरह से आज़ाद हैं और हर तरह से स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये जो मैंने जो कि इस पॉइंट का जिक्र किया, ट्रांसजेंडर्स खुद भी एक बड़ी तादाद में हमने देखा है वो काम नहीं करते, पढ़ते नहीं है। इसकी वजह वो कुछ लोग बताते हैं कि जी उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे लोग हमें पता है कि वो हैबिचुअल भी हैं जो कि काम करना नहीं चाहते। आप एक बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल हैं जो कि इतने ज़्यादा लोगों को साथ लेके चल रही हैं और आपकी तरह और भी हमने कुछ बड़े इंस्पिरेशनल लोगों से बात की है जो कि इस बारे में काम कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में हमने एक मदरसा दिखाया था इस्लामाबाद में जहाँ पे वो कुरान की तालीम दी जा रही है। तो इस फैक्टर को लेकर आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा कि खुद ट्रांसजेंडर्स को माइल करना कि वो एजुकेशन लें और फिर सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर के तौर पे सामने आए? इसके लिए बताइएगा हमें कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि हमने जब इस कम्युनिटी को दीवार के साथ लगा दिया तो आप मुझे बताएं कि वो कैसे आएंगे स्कूल के अंदर। मतलब कि मैं वो चीजें जो फेस करके आई हूँ, एक बच्चा वो आम सोसाइटी में वो बच्चा फेस नहीं करता जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ होता है। तो वो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं स्कूल जाके और इस तरह की मतलब उनके ऊपर बुलिंग और हरासमेंट जब होती है तो वो स्कूल से हमेशा भाग जाते हैं। अब जबकि गवर्नमेंट ने एक अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है उनके लिए, एक स्कूल सिस्टम शुरू किया है, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो इसमें आगे बढ़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में, अभी तो हमारी कम्युनिटी के चंद लोग ही पढ़े लिखे हैं जो आपके सामने एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लोग ले भी आते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह एक मैं नहीं हूँ और भी बहुत सारी अलीशाएं बनेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे सोसाइटी में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज भी आएगा और बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। अलीशा, जिस तरह से आपने पॉजिटिव चेंज की बात की और अपने चैलेंजेस को भी जिक्र किया, हम जरूर जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली एज ए सोसाइटी हम अपने तौर पर भी कन्वे करते हैं और हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है, हमारा रवैया टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर्स। आपको किस तरह के चैलेंजेस रहे जो आप एड्रेस करना चाहेंगी जिसकी वजह से आगे फर्दर आपके आने वाले जो लोग हैं जो इस तरह से एजुकेशन हासिल करें, उन चैलेंजेस को किस तरह से केटर किया जा सकता है पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू? आपके चैलेंजेस को हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चे के लिए होता है एक्सेप्टेंस का। फैमिली ओन नहीं करती उसको शुरू से ही, फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है। बच्चे की वो जो जब ग्रो हो रहा होता है तो उसकी जो वो जहनी नशनुमा है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है नेगेटिविटी में जा रही होती हैं। उसके बाद अगर वो स्कूल लेवल पे पहुंच जाता है तो हमारे स्कूल में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो ट्रांस बच्चों को डील कर सके। हमारे टीचर्स अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी, और हमारा जो स्कूल का सिस्टम और निज़ाम और हमारा माहौल जो स्टूडेंट्स का वहाँ पे होता है वो
बुलिंग करते हैं उसके ऊपर, उसको हरास करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज होता है उसमें कॉलेज लेवल पे जाके। फिर आगे अगर कोई यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है तो यूनिवर्सिटी में आप ये होता है कि आप थोड़े एम्पावर हो चुके होते हैं, आपके अंदर एक विल होती है, आप लोगों के खिलाफ लड़ सकते हैं। बिल्कुल कन्फ्रंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें वालिदैन का किरदार बहुत जरूरी है कि वो अपने दीगर बच्चों को ये समझाएं कि आप भी इंसान हैं, आपका भी उतना ही हक है सोसाइटी के अंदर जितना बाकी लोगों का है, ताकि एक अच्छा माशरा जन्म पाए। और आप तालीम के साथ तो ये कर ही रही हैं, बहुत जबरदस्त है। अलीशा, थैंक यू सो मच, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप इसी तरह से जबरदस्त काम करें और हम आपको ऑन एंड ऑफ जरूर अपने शो पेंगे, जिस तरह से आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं और करती रहे। अलीशा एक बहुत जबरदस्त रोल मॉडल है उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स पढ़ नहीं सकते या सिर्फ वो दीगर काम कर सकते हैं। इट्स चीज साउथ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये अच्छा मंसूबा है, मेरे ख्याल में इसको फैला देना चाहिए और सभी ट्रांसजेंडर्स को एक ऐसी सपोर्ट देनी चाहिए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक का, और वकार अहमद मलिक इब्न फाजिल साहब के साथ आज के साहब मौजू पे बात कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में हमने एक नया सिलसिला शुरू किया था इब्न फाजिल साहब के साथ, उसकी आज दूसरी किस्त है और इस दूसरी किस्त में हम आपको बताने जा रहे हैं हाइड्रोजन के हवाले से। हमने आपको कहा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका आम फर्द की मईशत से क्या ताल्लुक निकल सकता है, और डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो उनके लिए भी काफ़ी सारा सामान है इसमें, ताकि यानी जो साइंस है इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक़ क्या है, और ये कतन कोई बोर चीज़ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आज हम जो पहला एलिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हाइड्रोजन, जो कि पहले पीरियड और पहले ग्रुप का यानी पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जो कि जिसके एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, और एटॉमिक नंबर मीन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 1 है उसके अंदर। बहुत ही खूबसूरत कायनात के अंदर एबंडेंस है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन के हवाले से हम बात करेंगे अपने फाजिल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर हाइड्रोजन इट्स अ ब्यूटी। जी बिल्कुल जी, पूरी यूनिवर्स। नो डाउट जी। हाइड्रोजन जैसे आपने बताया कि ये पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर भी एक और एटॉमिक वेट भी एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल। अच्छा, ये गैस की हालत में होता है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि मादे की 3 हालतें, गैस, माया और ये ठोस, और ये सारी जो है पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ये तीनों फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो बच्चों के इंटरेस्ट के हवाले से, तो जो हमारे गैसी गुब्बारे हैं, जी बिल्कुल, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर जो गैसी गुब्बारे हैं उनके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तस्वीर करते जाइएगा कि हीलियम भी इस्तेमाल होती है। जी, मैं वो गुजारिश करने लगा हूँ। अच्छा। बेसिकली हीलियम को होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक रिएक्टिव गैस है। अच्छा। अगर आप इसको आग लगती है तो ये बर्न करती है, ठीक है। तो बेसिकली असूली तौर पे इसमें हीलियम गैस होनी चाहिए। अच्छा। हीलियम नॉन रिएक्टिव गैस है, उससे कोई हादसा होने के इम्कान नहीं, लेकिन चूंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसको बनाना आसान है, तो इसलिए आम तौर पे पाकिस्तान में हाइड्रोजन गैस ही इस्तेमाल करते हैं लोग। और इसी की जो ये टैंकियाँ आपने देखी होंगी रोड्स पे फिरती हैं, उसके अंदर ये बनाते खुद ही बनाता है वो जो गैस गुब्बारे भरने वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका बनाना बड़ा आसान है। एल्यूमिनियम मेटल, जिसको हम उर्फ़े आम में सिल्वर कहते हैं, जिसके घरों में बर्तन इस्तेमाल होते हैं, उसका ये बुरादा ले लेते हैं। जहाँ पे फैक्ट्रियों में एल्यूमिनियम के पुर्जे बनते हैं, उसके बारीक बारीक चिप्स जिसको हम बुरादा कहते हैं वो बनता है। तो ये थोड़ा सा बुरादा लेके उस टैंक में डालते हैं, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा होता है उसका थोड़ा सा महलूल डालते हैं। तो एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। तो उसको वो बंद कर देते हैं ऊपर से टैंक को, वो थोड़ी देर के अंदर उसमें प्रेशर में जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ये समझते हैं कि बेहतर चीज़ नहीं? हाँ नहीं, ये तो डेफिनेटली। तो हम जब हीलियम पे आएंगे तो आप बताएंगे कि जी डेफिनेटली हीलियम जो है, तो अभी हम फिलहाल हाइड्रोजन। हाँ, अभी ये हाइड्रोजन की, चूँकि ये प्रैक्टिस हमारे सोसाइटी में हो रही है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसको कंडेम होना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इसको गुब्बारे को आग लगती है तो उस सूरत में ये हादसा हो सकता है। अच्छा, एक तो ये इसकी एप्लीकेशन। दूसरी जो मेजर एप्लीकेशन हाइड्रोजन की हमारी सोसाइटी में रोज़मर्रा में, वो बनास्पति घी। जब हम कुकिंग ऑयल की बात करते हैं तो जितने भी कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर से एक सर्टन तरीके से हाइड्रोजन गैस गुजार दी जाए तो उस अमल को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अच्छा। हाइड्रोजिनेशन के बाद ये जो कुकिंग ऑयल हैं किसी भी किस्म का, ये घी में तब्दील हो जाता। हमारी जो ब्यूटी आइटम्स हैं, जो क्रीम्स हैं और
जो मेकअप का सामान है उसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसी अमल से बनती हैं, हाइड्रोजिनेशन के अमल से बनती है। मिसाल के तौर पे कास्टर ऑयल, जैसे आपने सुना होगा, कास्टर ऑयल वो बच्चों वगैरह को भी देते हैं अगर उनको मसला हो, तो कास्टर ऑयल की अगर हाइड्रोजिनेशन करें तो ये हमारी जो ब्यूटी क्रीम्स है इनका एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जी, हाइड्रोजिनेटेड कास्टर ऑयल उसको कहते हैं। तो इसी तरह जो हमारा सरसों का तेल है उसकी भी हाइड्रोजनेशन होती है, और वो घी बन जाता है फिर? जी नहीं, घी जो घी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, पीले रंग का एक घी होता है। अच्छा। उस घी से जो केमिकल बनता है वो हमारी रबड़ की जितनी इंडस्ट्री है उसकी बहुत अहम आइटम है। जितनी आपकी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर प्रिंटिंग रूल्स जो होते हैं उसके अंदर वो हाइड्रोजिनेशन वाला जो घी वो है सरसों का तेल, वो उसका बहुत लाजमी जुज़्व है। इसके अलावा जी हाइड्रोजन की एक लंबी लिस्ट है। अच्छा। मिसाल के तौर पे जो हमारी अमोनिया से रिलेटेड जितनी भी खाते हैं वो हाइड्रोजन के बगैर बन ही नहीं सकती। यानी जो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट हो गई या इस तरह की जितनी गैसें हैं, इवन के जो हमारी यूरिया है वो भी अमोनिया से ही बनती है। तो सारी गैसें जितनी, ये सारी जितनी भी हमारी खादें हैं उसका हाइड्रोजन बहुत अहम एलिमेंट है। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन है ये हम लेते कहाँ से हैं? जी, बेसिकली स्पेशली इंडस्ट्रियल सेटअप है जी, इंडस्ट्रियल सेटअप। इसके दो सोर्सेज हैं। अच्छा। एक सबसे जो बड़ा सोर्स है इसका वो कुदरती गैस है। ठीक है। कुदरती गैस जो है उसमें 85% जो इंग्रेडिएंट होता है वो मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस का जो फार्मूला है वो आपको पता है CH4 होता है। उसमें 4 मालिक्यूल जो हैं वो उसके, और 1 मालिक्यूल इसका होता है कार्बन का। अब क्या करते हैं हम इंडस्ट्री के अंदर उसको क्रैक कर लेते हैं, CH4 को हम क्रैक करके कार्बन उसको अलग कर लेते हैं। इस क्रैक का प्रोसेस क्या पेचीदा है, यानी कार्बन को अलग करना हाइड्रोजन से? इसका ज़ाहिर इंडस्ट्रियल वो है, लेकिन बड़ा आसान प्रोसेस है। अच्छा। इसके अंदर कुछ कैटलिस्ट होते हैं, निकल बेस, कॉपर बेस, कुछ कैटलिस्ट होते हैं। वो हमने एक बड़े सारे वो एक ढोल में लोहे का एक बड़ा बर्तन होता है उसमें डाले होते हैं, उसको हमने गर्म किया होता है 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब वो कैटलिस्ट गर्म हो उसके अंदर से सिर्फ इसको पास करना होता है। दूसरा सोर्स है हमारा पानी। पानी आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पानी के अंदर अगर हम वही सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका हमने जिक्र किया था कि जी वो एल्यूमिनियम में डाले तो हाइड्रोजन बनती है, पानी के अंदर हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं, उसके अंदर से हम करंट गुजारते हैं। इलेक्ट्रोड और जो उसमें 2 इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड बना के, एक को हम मनफी करंट देते हैं, एक को हम मुस्बत करंट देते हैं, तो उसमें से हमें फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसें मिलती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग इसका पहलू है, बहुत इंटरेस्टिंग। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम वो चीज़ें जो अगर हुकूमती सतह पे एक हमारे साइंसी इदारे उस तरह फाल नहीं है, अगर वो फाल हों तो ये तो मतलब ये क्या है, ये पूरी कायनात कोई चीज इससे बाहर है ही नहीं। हमारी कोई चीज इससे बाहर नहीं। हमारी खुराक देख लें, हमारा रहन सहन, कपड़े, हर चीज तो इन्हीं में ही है, हर चीज में। और हाइड्रोजन की बड़ी खूबसूरत बात ये भी है कि ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अकलौता एलिमेंट है जो कि अगर इस पे न्यूट्रॉन ना भी हों तो भी ये स्टेबल है। जी जी जी, बिल्कुल। बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी तो वो वैसे ही स्टेबल है। सही। और बड़ी खूबसूरत चीज़ है हाइड्रोजन, इस पे मजीद बात करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और आगे बड़ी बड़ी खूबसूरत क्या कहते हैं चीज़ें, पूरा जहान आबाद है, अभी तो आगाज है। और अगर हाइड्रोजन के हवाले से आप अपने आप को इससे मुताल्लिक नहीं पाते, यानी मईशत के हवाले से, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए हैं, कुछ जो हैं वो घरेलू के लिए हैं। यकीनन आपकी मतलब की भी चीज़ें बहुत सारी आ जाएंगी। तो देखते रहिए साइंस एंड टेक। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं 300 साल पुरानी हवेली में मौजूद हूँ, और इस हवेली का नाम है हवेली सरदार जवाला सिंह संधू की हवेली। ये हवेली किसने बनाई, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इस हवेली में अभी भी कोई सुरंग है, आइए चल के जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस हवेली के रहायशी सरदार सैफुल्लाह खान संधू मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवेली की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये 300 साल जो पुरानी हवेली है ये कितने रकबे पर मुश्तमिल थी और अब इसका कितना रकबा है? अच्छा जी, जिस जगह अभी हम लोग खड़े इस हवेली का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू, और इसका जो रकबा था वो 8 कनाल के ऊपर महीत था, 1 एकड़ के ऊपर। तो अभी भी 1 एकड़ के ऊपर ये महीत है, लेकिन कुछ डिस्ट्रॉय हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडिया के कौन से इलाके इस हवेली से नजदीक हैं?
लाहौर जी हमें इधर से दूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इधर से जो नियरेस्ट सिटी है ना वो है अमृतसर। इधर से 13 से 14 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, जो इंडिया का एक बहुत मशहूर और पंजाब का एक बहुत बड़ा सूबा है। अच्छा। और सिटी कह सकती हैं अमृतसर। इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है ना, ये बॉर्डर बेल्ट के ऊपर लास्ट पे हमारा गाँव है पढ़ाना। इसके सामने जो गाँव है वो नौशहरा डाला गाँव है इंडिया का। जी जी जी, अच्छा, मतलब काफी ये दोनों करीब जी हैं। जी करीब है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरदार ज्वाला सिंह संधू की क्या हिस्ट्री है, तारीख उनके बारे में क्या बताती है? अच्छा जी, सरदार ज्वाला सिंह संधू ना हमारे ग्रेट फोर फादर से, जहाँ से हमारी फैमिली ट्री स्टार्ट होता है ना, पेडिग्री, वो सरदार ज्वाला सिंह संधू से स्टार्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी 8वीं पुश्त हैं जी। तो सरदार ज्वाला सिंह संधू ना महाराजा रंजीत सिंह की फौज के जर्नैल थे, मिलिट्री कमांडर थे, लाइक का गवर्नर जनरल कह सकते हैं। और इसके साथ साथ उनके साथ एक स्पेशल रिश्ता ये भी था कि वो हम जुल्फ थे। उनकी जो बीवी थी रानी जिंदा, उनकी सिस्टर की शादी सरदार ज्वाला सिंह के साथ हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतनी खूबसूरत हवेली है लेकिन अभी उस तरह से अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, कौन सी इसमें काम क्या हुआ है, दीवारें किस मटेरियल की बनाई गई, क्योंकि काफी चौड़ी दीवारें हैं? इसका जो मेजर एलिमेंट्स है ना जिससे ये तैयार किया गया है वो है जी चूना। अच्छा, चूना। चूना, और इसके साथ जो आज का लेटेस्ट दौर के अंदर कहते हैं मड सीमेंट। अच्छा। लेकिन उस टाइम ये था जी मड सीमेंट मिलके बनता था जी 4 पाई बुनने वाला जो वाहन नहीं होता, वाहन जिसे पंजाबी में कहते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप की दालें, दाल, माश, मूंग और डिफरेंट टाइप की जो पीनट्स होती हैं, उनका ये मिक्सचर हो गया चूने के साथ, तो फिर ये बिल्डअप हुई है। तो इसके अंदर 1 इंच सरिये का नहीं इस्तेमाल किया गया जी, डार्ट सिस्टम के ऊपर ये प्रॉपर तैयार हुआ है और टनों के हिसाब से यानी कि वजन इसने ना उठाया हुआ है। अच्छा, इस वक्त हम लोग पिंड पढ़ाना में मौजूद है, मुझे बताइए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कितने साल पहले आबाद हुआ? अच्छा, ये आज से ना 5 से 6 सेंचुरीज पहले आबाद हुआ। और जो लफ्ज़ पठाना है ना, ये गुजर जो बरादरी या कास्ट है, उनकी एक सब कास्ट है, यानी अल सिस्टम है, या लकब कह लें या और कोई ऐसा जो कहते हैं हाँ जी। तो खल्लुस कह लें। ये पठाना गुजरों की एक गोत है जहाँ से, और ये सबसे पहले आके गुजरों ने आबाद किया था आज से 500-600 साल पहले। देन फिर ये जब महाराजा रंजीत सिंह ने रूल किया इस इलाके के ऊपर, और ये जब किया तो फिर ये स्टेट सरदारों को ना पठानियंस को ये अलाट कर दी गई। अच्छा, जबरदस्त। तो ये जो हवेली, अभी इसको मेंटेन करने का कोई काम हो रहा है या नहीं? जी जी, हमारी जी चल रही है डील डीजी वार्ड सिटी कामरान लशारी साहब से और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ ना हमारी डील चल रही है कि इसे प्रिजर्व किया जाए, इसे रिस्टोर किया जाए। ठीक है। अच्छा सैफुल्लाह, मुझे ये बताएं कि जब से ये हवेली बनी है तब से अब तक इसमें क्या तब्दीलियां आई हैं? ये जी जैसे 17वीं सेंचुरी में ये हवेली बिल्डअप हुई है, तो ये आप कह सकती हैं जी 19वीं सेंचुरी तक ना, या 1900 की दिहाई तक ये बिल्कुल एक अजूबा था, शाहकार था। देन ये अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, ये हमारी इलाके की बदकिस्मती समझ लें कि 47 के अंदर जो इंडो पाक पाकिस्तान भारत की जो ये सेपरेशन हुई है ना, उसके अंदर ये गांव आ गया था बिल्कुल बॉर्डर बेल्ट के ऊपर। अच्छा। तो उसके बाद इसकी जो ये टूट फूट का शिकार हुई है, ये डिस्ट्रॉय हुई है, ये 1965 की वार में ना इंडियन आर्मी ने बरकी तक इलाका ऑक्यूपाई कर लिया था, जितने गांव थे, जितने विलेजर्स, उनको इधर ना कब्जे में कर लिया था। तो फिर बमबारी की वजह से एंड अदर लाइक उन्होंने इधर हवेली से ना कीमती दरवाजे, खिड़कियाँ, रियल और जैसी वो फ्रेस्को टाइप वेरी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लगी होती थी, वो उखाड़ के ले गए थे कि माले जाएंगे जी, इनको समेट के ले गए। तो इसके बाद 71 का एक दौर ड्यूरेशन रहा है, कारगिल का रहा है, तो ऐसी मूवमेंट्स ने ना इसको काफ़ी डिस्ट्रॉय किया है। अच्छा सैफुल्लाह, हमारे सुनने में आया है कि इस हवेली में एक सुरंग भी मौजूद है, उसको बनाने का मकसद क्या था और क्या अभी भी वो सुरंग मौजूद है? जी जी, अभी भी इसके अंदर एक तय खाना सुरंग जो टनल है मौजूद है। उसके इस पर्पज़ के लिए उस टाइम ये बनाई जाती थी अकॉर्डिंग टू एल्डर्स एंड अदर जो हिस्ट्रीज बुक के अंदर हमने पढ़ा है, या इधर जो मेंशन हुई है ये तय खाना हवेली, कि सरदारियाँ बापर्दा होकर ना अपनी इबादत गाहों में जाके प्रेयर्स अदा कर सकें, इबादत कर सकें, लाहौर में जाके शॉपिंग्स कर सकें। और इसका जो एक मेजर और मेन पर्पस था ना, वो फॉर सिक्योरिटी पर्पस था, ताकि फॉर सिक्योरिटी की मूवमेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से डाक का सिस्टम, तार का उस टाइम निज़ाम था, उस हवाले से ये ना बनाई गई थी। अच्छा सैफुल्लाह, ये जो सुरंग है ये पिंड पढ़ाना को लाहौर और इंडिया के कौन से इलाकों से मिलाती है? अच्छा, ये जो सुरंग थी ना, जो हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं और अक्सर जो तारीख की किताबों में पढ़ा है, वो जी गोल्डन टेम्पल जो इंडिया का गुरुद्वारा है डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के अंदर जी, उसके साथ इस सुरंग का लिंक होता था। इसके अलावा जो शालामार बाग वाली सुरंग है जो टनर आ रही है, उसके साथ लिंक होता था। और जिधर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाग और लैंड्स हैं, ज़रई ज़मीनें, वहाँ जाती थी कि जो गुरुद्वारे के लिए सरदारियाँ बापर्दा हो गया अपनी इबादत गाँव में जा सकें, और शॉपिंग के लिए एंड अदर लाइक बाजार वगैरह में घूम फिर सकें, और अपनी ज़मीनों में जाके ना लाइक जो आजकल फार्म हाउस, उस टाइम बागात का रुझान था। अच्छा बच्चे, ये बताएं कि ये हवेली कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसकी छतों में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है? इस बिल्डिंग की जी 3 स्टोरीज हैं।
और इनके 100 से ज़ायद कमरे हुआ करते थे। बिल्कुल। और इसके अंदर दो जो बहुत कॉस्टली और एक्सपेंसिव लकड़ी है ना, देवदार, दियार या ब्यार जो आजकल कहते हैं, हाँ और संदल की लकड़ी, इनका इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि इसको एक दीमक नहीं खाती। और ये अनलिमिटेड जो टन वजन होता है ना, वेट, वो कैपेसिटी रखती है उठाने बेयर की। कर सकती है। इनकी छतें जो होती हैं उससे बहुत मजबूत होती हैं। उनके और ये बाला सिस्टम और फटे, और इनको छतीर कहते थे जी, जो पंजाबी में लाइक जी, आजकल जी। गार्डर या बीम सिस्टम चाह रहे, उस टाइम ये छतीर सिस्टम था। तो इसके अंदर ये बहुत जो एक्सपेंसिव कॉस्टली लकड़ी संदल और दियार की इस्तेमाल हुई है, जो आजकल विदाउट परमिट ना आप खरीद सकते हैं ना लगा सकते हैं। और दियार की लकड़ी जो है ना, मम्मी की अगर कोई जहेज की कोई चीजें हैं तो उनमें आज भी नजर आती है, और अम्मी ने वो बहुत अपने दिल के करीब लगाई बिल्कुल होती जी, वो ये इंचों के हिसाब से और किलो के हिसाब से मिलती है जी आजकल, और विदाउट परमिट और लाइसेंस वो आप अलाउ नहीं ट्रैवल करा सकते हैं आप उस लकड़ी। बिल्कुल ठीक हो गया। ये 65 से पहले ना एक बिल्कुल शाहकार हुआ करती थी जी, फिर अनफॉर्चुनेटली जो वार हुई है, बिल्कुल, तो उसके अंदर से डिस्ट्रैक्ट किया गया। फिर मेरे दादाजी ने ना अकेले ने मुस्लिम इस्लाम कबूल किया था जी। जी 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 तो बिल्कुल। उस टाइम उनकी एज छोटी थी, तो फिर वो लाहौर सेटल हो गए, जिसकी वजह से इधर लोकल जो विजिटर्स थे उन्होंने भी ना इसको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट किया, डैमेज किया है। तो फिर एक लेक ऑफ कम्युनिकेशन कह लें या लेक ऑफ इधर वो रुझान कह लें, जो इंटरनेशनल व्लॉगर्स का या विजिटर का, टूरिस्ट का, वो नहीं रहा है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। हम उम्मीद करते हैं कि जो हवेली है, चलें अपनी असली हालत में तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम इसको रेस्टोर किया जाए, और इसको जो है ना वो नीट कर दिया जाए, और सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जाए। एग्जैक्टली जी, क्योंकि नेशंस अपनी ना विरसे से, हेरिटेज से पहचानी जाती हैं। तो हमारा भी ये हुकूमत से, आपके चैनल के तवस्सुल से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर ये जो फ्रेस्को एक जो मोनूमेंट खड़ा हुआ है ना, ये एक ही है। तो एक ये हेरिटेज है, विरसा है कौम का, पूरे पाकिस्तान का, तो इसको रिस्टोर करें, प्रिजर्व करें, इससे इलाके को प्रमोशन मिलेगी, एक रोड्स बनेंगी, रोजगार के मौके फराहम होंगे इधर की लोकल जो अवाम है, टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। अच्छा सैफुल्लाह, मुझे ये बताओ कि इस हवेली में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो अब मौजूद नहीं हैं, और स्विमिंग पूल भी हुआ करता था क्या इस हवेली जी में? बिल्कुल जी, इसके अंदर एक ना जो बेसमेंट, उसके अंदर ना कुआं होता था, जिसका नाम था उस टाइम आसमानी खुई, जिसका पानी बहुत साफ, आसमानी खुई खुई अच्छा। और उसका पानी बहुत नीट एंड क्लीन और ठंडा हुआ करता था। अच्छा, तो खुई क्यों थी, क्या छोटी थी साइज में? बस उसका नाम था जी, वैसे है कुआं था जी। अच्छा, कुआं था, ठीक तो है। इस बेसमेंट के नीचे ना एक फुवारा सिस्टम हुआ करता था, जिसके जरिए पूरी बेसमेंट को, उसके जो लिविंग रूम्स थे नीचे, उनको पानी सर्कुलेट करे। अच्छा। एंड अदर जो गर्मियों सर्दियों के लिए बच्चों के ना, वो नीचे के गर्मियों के अंदर वो नहाने के लिए, एंड अदर एक जो फुवारा सिस्टम होता है जी, एक खूबसूरती के लिए वो था। लेकिन इसके बाद वो डिमोलिश हो गया था, क्योंकि टूट फूट गया था। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, बोर सिस्टम आ गया था, वाटर पंप्स आ गए थे, फिर वो कुआं या जो खुइयाँ होती थी वो फिलअप हो गई थी, जिसकी वजह से एक वो स्ट्रक्चर इसका जस्ट रह गया, लेकिन वो उस हालत में नहीं था जो पहले था। और इसके अंदर एक सबसे जो मेजर था ना, वो इसके अंदर रियल किस्म की पेंटिंग्स थी, फ्रेस्को टाइप थी। वो फिर मौसम के हालात के साथ साथ जो बारिशें, अंधेरी, तूफान, इसकी वो प्रॉपर तो पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई थी जी, लगी हुई थी। और वो इस टाइप की लगन के साथ साथ ये दीवारों के अंदर इनका ना वो इस टाइप का वो कलरफुल वो कलर लगाया था कि जिनकी मुद्दत थी 1,000 साल तक। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब केयर ही नहीं की, ना सफाई की, और नीट तो एंड अपनी असली हालत में नहीं रही हैं, जस्ट उनका वो हल्के हल्के आसार रह गए हैं, बाकी वो सारी ना डैमेज हो गई हैं। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये हवेली की हमने सैर भी की, बहुत खूबसूरत हवेली है, और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो अपनी असली हालत में तो चले नहीं, लेकिन जितना हो सकता है इसको प्रिजर्व आप लोग टाइमली कर लें। और वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब कुछ खेल के हवाले से। खेल में अब हम यूरो कप की बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि आज हमारा अपना, जिसे कहते हैं ना, हमारी उर्फे आम में अरमलासन मैच फंसा हुआ है। हमारा आज मैच फंसा हुआ है जी। वैसे तो हम सीरीज हार चुके हैं, लेकिन वाइट वॉश तो ना हो, इससे बचने के लिए आज पाकिस्तान ने अपनी तमाम तरह हिकमत अमली बनानी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें दोपहर 5 बजे बर्मिंघम के मैदान में खेलेंगी, और इस सीरीज में मेजबान टीम इंग्लैंड 3 मैचों की सीरीज 2-0 से पहले ही जीत चुकी है। बाकी आप बताइए। लेकिन अब इंग्लिश टीम ने वाइट वॉश पर नजरें जमा ली और ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप करने का भी उन्होंने दावा किया है। दूसरी जाने बात करें तो कौमी खिलाड़ियों ने सीरीज का इख्तिताम जीत पर करने का आज़्म जाहिर किया है,
और T20 सीरीज की बात करें तो 3 मैचेस में मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 16 जुलाई को खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, और दूसरा T20 जो मैच होगा वो होगा 20 जुलाई को, और जबकि तीसरा 18 जुलाई को होगा, नहीं 18 और 20 को होगा सॉरी, और इसके बाद मैनचेस्टर में खेला जाएगा, एक लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और मैनचेस्टर में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बहुत बड़ी, इंडियंस भी है लेकिन बहुत बड़ी तादाद में। हम कितना कोई मुख्तलिफ हो गया ना, चीज ही रिवर्स हो गई। मिर्जा साहब से पूछते हैं, केस ही उल्टा पड़ गया उनके ऊपर। आप पूछिए। मैं तो नहीं पूछ रही मिर्जा साहब, आप खुद ही बता। मिर्जा साहब, अरमला हसन की मुमकिना जीत और आपके ख्याल में वर्ल्ड सीरीज में बेहतरीन पोजीशन के लिए हमने व्हाइट वॉश करना था, लेकिन ऑब्वियसली जब तक सीरीज खत्म नहीं होती तो मेरा आप दोनों पे जो इल्जामात की बौछार है वो जारी रहेगी। टीम पे तो हमें गुस्सा है ही, लेकिन आज चलें, क्रिकेट है, 2 मैच तो हम हार गए, तीसरे में मिर्जा साहब क्या स्ट्रेटजी आप तफवीज कर रहे हैं, ऐसा क्या करना चाहिए? और प्लेइंग 11 खास तौर पे आपने बड़ी तनकीद की थी कि सही सिलेक्ट नहीं हो रही, इस बारे में भी आज अपना तबसरा हमारे सामने रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान और अरमला। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो तक घुटनों के बल चले। तो कोई बात नहीं, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। आपने हमारी प्रेडिक्शन को चूंकि गलत साबित हुई तो इसलिए अब हम अताब की जद में आ गए। कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की टीम को देखें इमरान, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो मैनेजमेंट है ये कोई तब्दीली करेगी। लग यही रहा है कि एक आध तब्दीली करे, शायद हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन को ले आए, लेकिन उसके अलावा चूंकि ये मैनेजमेंट का भी सब कुछ स्टेक पर है, अगर इन्होंने तब्दीली की, नए लड़के आए और वो भी हार गए तो फिर इनके लिए और सुबकी होगी। तो ये चाह रहे हैं कि जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बरकरार रखा हुआ है, जो शिकस्त वाला कॉम्बिनेशन है, लूजिंग कॉम्बिनेशन, उसी को बरकरार रखे और फिर उसमें जो है वो लूजिंग कॉम्बिनेशन, एक होता है विनिंग कॉम्बिनेशन, ये लूजिंग कॉम्बिनेशन है। वैसे मिर्जा साहब बहुत डायरेक्ट आपने हिट मारा, लेकिन कोई बात नहीं। मिर्जा साहब, अब चूंकि हम इस सीरीज में व्हाइट वॉश के करीब तो है ही, वैसे मैं कुछ एक्सपेक्टेशन मैं एजाज में पहले, तो मिर्जा साहब रैंकिंग तो मुतासिर हो गई, अब इस टीम ने आगे क्या करना है जाके, ये बताएं। देखिए, वर्ल्ड कप सुपर लीग का ये मैच है और आज भी जो बर्मिंघम एजबेस्टन के बारे में कहा गया है, क्योंकि वहाँ बड़ी बारिशें होती हैं नॉर्थ की तरफ, तो विकेट में थोड़ी नमी होगी और टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। और मला अगर इंग्लैंड टॉस जीतता है तो इंग्लैंड यकीनन पाकिस्तान को, हमारे बैट्समैनों को, हमारे सुरमाओं को खेलने का मौका फराहम करेगा कि वो कुछ करें। आप फखर जमान को देख लें, उनका 50 का स्ट्राइक रेट है इमरान। अब आप एक ऐसा बैट्समैन जो जारहाना अंदाज से खेलता है, 190 ऑट की है, उसने डबल सेंचुरी बनाई, उसका 50 का रेट है, तो टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। दूसरी जानिब इंग्लैंड की तरफ से ये इत्तलात हैं कि शायद ही इंग्लैंड अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को तब्दील करे, क्योंकि वो 3-0 पाकिस्तान को हराना चाहते हैं। 10 पॉइंट्स मजीद उन्हें मिलेंगे, 20 पॉइंट्स तो उन्हें मिल चुके हैं। हर फतह पर वर्ल्ड कप सीरीज के लिए 10-10 पॉइंट्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान वही अभी तक अटका हुआ है 40 पॉइंट्स पर। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को एडवांटेज है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब भी कोई आखिरी मैच होता है तो खिलाड़ियों में एक नया जोश जज्बा पैदा हो जाता है अगला दौरा पक्का करने के लिए, तो फिर वो दिल लगाकर बैटिंग करते हैं, दिल लगाकर बॉलिंग करते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा कर ले ताकि हमारी कोई बात रह जाए। बात की ना, अपना जो मेरा तो दिल दुखता है हाँ, कि अपने तो खेलती अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर खिलाड़ी इंडिविजुअल लेवल पर परफॉर्म करते हैं और फिर वो टीम एफर्ट हमें कहीं भी नजर नहीं आती। ये कितना बड़ा अलमिया है पाकिस्तानी टीम का कि हर कोई अपनी पोजीशन बचाने के लिए खेलता है, कोई टीम एज ए टीम नहीं खेलता। बिल्कुल आपने सही कहा अरमला, हमारे यहाँ अलमिया यही है ना। एक तो हमारे जो इंतखाब होता है, हमारे लैपटॉप चीफ सेलेक्टर पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मोहम्मद वसीम, और जब पाकिस्तानी टीम जीतती है तो एहसान मानी साहब जो है मुबारकबाद देते हैं, लेकिन अभी उनकी जानिब से कंडोलेंस का एक भी मैसेज नहीं आया कि वो खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें कि भाई अब आपने जमकर खेलना है। हालांकि वो इंग्लैंड में मौजूद है एहसान मानी साहब। तो आपने बात सही की, खिलाड़ी जो है वो अपनी जगह पक्की करने के लिए एक एक दौरे में डेली अलाउंस इतने मिलते हैं कि मजदूरों को इतनी मजदूरी भी ना मिलती हो, और फिर इसके अलावा इनको जो महाना अलग तनख्वाह मिलती है कॉन्ट्रैक्ट की मद में। हर जो सरकारी मुलाजिम है, हर सरकारी मुलाजिम या हर वो शख्स जो कि टैक्स के पैसे से अपनी तनख्वाह लेता है वो आंसरेबल होता है, वो जवाबदेही होती है उसकी। क्रिकेट बोर्ड हमारा जो हमारे टैक्स के पैसे पे पलता है और करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बजट उसका होता है, और जिसके जो ऑफिशियल्स हैं वो अरबों रुपए के जो पर्क्स हैं वो एंजॉय करते हैं। इतनी बुरी तरीके से सीरीज हम हार जाते हैं, मैचेस हम हार जाते हैं, बट कोई इनसे सवाल नहीं किया जाता, कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे?
आपने बिल्कुल सही कहा इमरान, कोई एहतसाब तो है ही नहीं क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स का। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उसका तकर्रुर सियासी बुनियादों पर होता है। नवाज शरीफ साहब के दौर में नजम सेठी का तकर्रुर हुआ, आसिफ जरदारी के दौर में जका अशरफ का तकर्रुर हुआ, अभी जो है वो एहसान मानी का तकर्रुर हुआ। बुनियादों पर होता है और मेरिट पे नहीं किया जाता, तभी ये चीजें हम सफर करते हैं। क्या मिर्जा साहब आपने इस हवाले से अपडेट किया, अभी भी मैं एक ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम इंसानी बॉडी की बात करें तो बेशुमार ऐसी बीमारियां लाहक हैं जिनमें सरे फहरिस्त खून की बीमारियां, मिसाल के तौर पर हम बात करें ब्लड कैंसर है, थैलेसीमिया है और कई ऐसे अमराज हैं जिनके इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होता। बोन मैरो के हवाले से आपको बताएं तो हड्डियों के अंदर एक नर्म और मसामदार टिश्यू है जो खून बनाने वाले सेल बनाते हैं। हमारे जिस्म में अगर बात की जाए बोन मैरो की मौजूदगी से तो वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो जिस्म में ऑक्सीजन हासिल करने का भी जरिया है। प्लेटलेट्स जो है वो जिस्म से खून के खराज को रोकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा अमल है जिसके जरिए पहले जो एक कह ले आलूदा खून है उसको निकाला जाता है और इसके हवाले से प्रोसीजर को आगे फर्दर कर बिल्कुल, लेकिन जहाँ ये अमल बहुत ज्यादा पेचीदा है वहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के लिए चैलेंजिंग भी है इसको कंडक्ट करना और करवाना भी मेडिकली। 1995 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ करवाया गया था और मुल्क में हर 10,000 के करीब जो मरीज हैं उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ 200 के करीब आउट ऑफ 10,000 सिर्फ 200 के करीब ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज मुमकिन हो पाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत चैलेंजिंग है, मुश्किल भी है। इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में मुतारिफ कराया, डॉक्टर ताहिर शमसी। हम इस हवाले से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अब पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और इस चैलेंजिंग बीमारी से हम कैसे निपट सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सच अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू इन द स्टूडियोज और ऑन एक्सप्रेसो। आपसे पूछना हम ये चाहते हैं इस वक्त जो हमारी कंडीशन है पाकिस्तान के अंदर बोन मैरो को लेकर, हम इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं जब दुनिया में मेडिकल हेल्थ बहुत तरक्की कर रही है, और क्या ये अब भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना पहले था इन 1995? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान और मरा मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज से तकरीबन 26-27 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शुरू करने का जो एहसास है मुझे हासिल हुआ। उस वक्त एक अकेला लोन रेंजर था मैं जो इस इलाज के मुतालिक बात करता था और मजाक उड़वाता था अपना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम लगा। 25-26 साल के बाद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 9 सेंटर्स हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत तो किसी भी तरह से 50 से लेके 100 बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स की ज़रूरत है हमारे मुल्क में। और अभी भी हालात ये हैं कि सिंध में सिर्फ कराची में ये दस्तयाब है, इसके अलावा लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और अब NIBD लाहौर में अपना स्टार्ट कर रहा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर। पिंडी और इस्लामाबाद बहुत ज़रखेज़ वाक़ हुआ है, वहाँ पर सब मिला के 4 सेंटर्स हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हालात हैं और लेकिन हमारी ज़रूरियात इससे कहीं ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं अगर चाहूँ थोड़ा सा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें, वैसे तो हमने बताया लेकिन ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे, ये बोन मैरो है क्या, ये कैसे होता है, इसकी अलामात क्या है, थोड़ा सा प्लीज़ इस हवाले से बता दीजिए। जी बेहतर। देखिए, बोन मैरो एक फैक्ट्री है जहाँ पे खून बनता है और वहाँ पे वहीं से हमारे रेड सेल, वाइट WBC वाइट सेल जिसे कहते हैं, और प्लेटलेट ये बनते हैं और बनने के बाद बनते जाते हैं, ज़रूरत के मुताबिक खून में शामिल होते जाते हैं। जब इनमें से किसी चीज़ की कमी हो जाए, मिसाल के तौर पे ये पूरा का पूरा अमल, खून बनाने का अमल जो है वो कैंसर में तब्दील हो जाए, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, तो ब्लड कैंसर का इलाज, बहुत सारे इलाज जो हैं वो दवा से भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ इलाज कुछ बीमारियों के कैंसर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अगर रेड सेल बनाने का मसला हो जाए तो जिसको थैलेसीमिया कहते हैं, तो थैलेसीमिया का इलाज अमूमी तौर पे खून लगाना और खून की चढ़ाते रहने के नतीजे में आयरन निकालने की दवा, ये उसका हल होता है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाता है। फिर इसके अलावा एक और बहुत कॉमन है पाकिस्तान में बीमारी जिसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया से मुराद ये होती है कि हड्डी का गूदा सूख जाए और यानी फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हुई हैं वो सब के सब हटा दी जाएं, ये ख़त्म हो जाए और सिर्फ एक इमारत रह जाए। तो इस एप्लास्टिक एनीमिया को, ये जानलेवा बीमारी है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा इसका कोई हल नहीं है। ठीक। तो ये वो बीमारियां हैं
पाकिस्तान में जिनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बोन मैरो डोनर्स के हवाले से ऑब्वियसली अपना से रिसीवर को तो उस तरह से मुश्किलात नहीं होती, उसको ज़रूरत है, लेकिन जो डोनर है उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं बेसिकली, उनको ज़रा एड्रेस कीजिएगा। और क्या ये बोन मैरो देना इज इट सेफ, और इसको मेडिकली हम देख सकते हैं कि ये अगर लोगों को इनकरेज किया जाए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ज़रूरत है तो वो बोन मैरो दें? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट दूसरे किस्म के जो ट्रांसप्लांट हैं जैसे लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट उससे मुख्तलिफ इस सूरत में है कि बोन मैरो सगा भाई बहन या करीबी अजीज रिश्तेदार ही दे सकते हैं। बिल्कुल। और वही इसके डोनर बनते हैं और वही आराम से मिल जाते हैं। और ये एक बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। बोन मैरो निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो है वो हमारी हाथ के ऊपर जो यहाँ पर एक मोटी सी रग होती है जो हम ब्लड डोनेशन में इस्तेमाल करते हैं, उसी रग के ज़रिए एक मशीन बोन मैरो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा करती रहती है। 4 घंटे 5 घंटे के प्रोसीजर में वो बोन मैरो को सक करके अपने अंदर हमें एक बैग की सूरत में दे देती है। तो ये एक पेनलेस प्रोसीजर है और इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। देने वाले को ना फौरी कोई नुकसान होता है, ना आने वाले वक्त में कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। दूसरा तरीका बोन मैरो निकालने का, वो हड्डी में पीछे कमर की हड्डियों में सुराख करके बेहोश करके और बोन मैरो निकालते हैं उसी तरीके से जैसे का ये जेली की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। और जब उसको निकाला जाता है तो ये ब्लड की तरह से तब्दील, ब्लड की तरह से कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो वो भी हम निकाल के एक बैग में रख लेते हैं। फिर बेहोशी दूर कर दी जाती है और दर्द ना हो बाद में, उसके लिए दर्द की दवा बाद में हम दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ प्रोसीजर है, इसमें देने वाले को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सेहतमंद आदमी भी क्या वक्त गुजरते वक्त के साथ इसका शिकार हो जाता है? मेरा इशारा उम्र की तरफ है। क्या इसका शिकार हो सकता है नंबर 1, या ये बाय बर्थ होता है? और खास तौर पे वो अफराद जिनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती, कोई ऐसी बीमारी हो रही होती है, लोग आम उसको बीमारी समझ के नजरअंदाज कर रहे होते हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? कब इस बीमारी को सीरियस लेना शुरू किया जाना चाहिए कि हम इसको बुनियादी तौर पर ही पकड़ लें और इसका हल कर लें? बोन मैरो की जो बीमारियां हैं, एक जैसे मैंने थैलेसीमिया का आपने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया कि थैलेसीमिया वो बीमारी है जो मौरूसी बीमारी है, जो आपस की जो हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कज़न मैरिजेस जो हैं इसको फैलाने का बाइस बन रही हैं। और ये हमारे माशरे में जो हज़ारों की तादाद में हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं इस बीमारी के साथ, उसकी वजह जो है वो कज़न मैरिज है और ये बाई बर्थ है। दूसरी जो ब्लड कैंसर की जो बीमारी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड कैंसर का ख़तरा बढ़ता जाता है। और छोटे बच्चों को भी हो सकता है ब्लड कैंसर, लेकिन अमूमी तौर पे ये बड़ी उम्र के अफराद को ज़्यादा होता है। अच्छा, ये इसके लिए अमूमी तौर पे अपनी जो सेहत है उसका हमें ख्याल करना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल, अच्छा खाना पीना, पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें ताकि वो आलूदा पानी हमारे पेट में जाके आंतों में कीड़े ना पैदा हो जाएं और वो हमारे खून को चूसें और हमें नुकसान पहुंचाए, वो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो बड़ी उम्र में खास तौर पे एप्लास्टिक एनीमिया वो पकड़ा जाता है जब इंसान को कमजोरी शुरू होती है, सांस फूलने की शिकायत, यानी कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर हेल्थ के हवाले से हो तो ऑब्वियसली उसका चेकअप करवा लिया जाए तो हमें पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने चूंकि एक कंसर्न भी शो किया और आप चूंकि पायनियर हैं इस सारे प्रोसीजर के, तो बड़ी एक आपके लिए और हमारे लिए एजाज है कि आप हमारे साथ हैं और आपके लिए भी एक बड़ी करियर के लिहाज से अचीवमेंट भी है ये। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि इसमें जो अभी तक स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है वो कम है? ये ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनाने के लिए इसको ज्यादा होना चाहिए। हम कैसे मजीद बोन मैरो सेंटर्स बना सकते हैं? चूंकि एक तरफ तो ये इलाज मुश्किल है और दूसरी जानिब मेरे ख्याल में महंगा भी बहुत है, तो इसके लिए कोई तजवीज़ आपके पास हो तो सामने रखिएगा। जी देखिए, शुरू के जो 20 साल थे ट्रांसप्लांट के, उसमें तो बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती थी, मुखय्यर हज़रात के ताउन से हो रहा था, गवर्नमेंट की सतह पे कोई इदारा नहीं था। लेकिन पिछले 5 सालों में बहुत बड़ी ब्रेक थ्रूज हुए। उसमें एक तो ये कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव लिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम की ज़ेर निगरानी वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अंजाम दे रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो एक इटालियन NGO के ताउन से शुरू हुआ था और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पिम्स इस्लामाबाद हो रहा है। इसके अलावा जो 7 सेंटर्स हैं वो प्राइवेट सेटअप्स हैं। जो अहम बात हुई है वो ये हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये सूबाई हुकूमतें जो हैं इन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सब्सिडी देनी शुरू कर दी
मरीजों को फैसिलिटेट सही। करते हैं, उनके इलाज का खर्चा सही। उठाने लगे। ठीक है। हमें जो ज़रूरत है इस वक्त तकरीबन कई सौ क्या बल्कि कई हज़ार बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन जो इनिशिएटिव अभी लिया गया है वो बहुत छोटा सा है। इस पे हमें बहुत मजीद ज़्यादा काम ज़रूरत करने है। की जरूरत है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया अपने साहब मौजूद पे हमसे बात की। डॉक्टर ताहिर शमसी हमारे साथ मौजूद थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से बता रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। शो के इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं और अब बात करेंगे हम ईद उल अज़हा के हवाले से। वैसे इमरान, मुझे लगता है आपकी ईद बहुत मसरूफ गुजरने वाली है। आप मंडी जाते हैं वैसे? मैं मंडी जाता हूँ। ये एक ही काम है जो मैं करता हूँ ईद के ऊपर। और हर ईद की तरह इस ईद पे भी बरसात का सिलसिला शुरू हो चुका है और मंडियों में जल थल एक हो जाता है। जानवर लाने वालों को बड़ी मुश्किलात होती है। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद कोई बात करें, एक बात मेरी उस दिन बड़ा दिल दुखा गई खबर कि एक शख्स ने बकरे खरीदे गरीब आदमी से और उसे नकली नोट दे के चले गए। एक चैनल पे मैंने खबर दी और वो शख्स बेचारा रो रहा था। तो प्लीज जो लोग देख रहे हैं, ईद को तो बख्शते हैं। ये कुर्बानी है, इतना मुकद्दस फरीजा है जो आप सरअंजाम देने जा रहे हैं और आप उसमें भी इस तरह की फनकारियां लगा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इंतजार करें। अल्लाह आप माफ करे। आप किसी गरीब के साथ अगर जानवर खरीदना, अल्लाह के लिए कुर्बानी और वो करें। बेचारा रो के कह रहा था कि मैंने अपने बच्चों की शादी, बेटियों की शादी करनी थी इन पैसों से। एक कितने अरसे में एक बंदा अपने पैसे जमा करता है, जानवर बड़ा करता है, फिर उसको खुदा का खौफ करें यार कुछ तो। ये सब तो मतलब उन लोगों को कह रहा हूँ जो ऐसा सोचते हैं नेगेटिव। लेकिन ओवरऑल अभी हम ईद उल अज़हा के हवाले से, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि मंडियों में जो मददरात जा भी रहे थे खरीदारी के लिए, मवेशियों के हर साल की तरह रेट्स बहुत ज्यादा है और बजट से आउट हो रहा है उनके। बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे थे और मंडियों की सिचुएशन पता नहीं क्या क्या। हाँ, मंडियों की सिचुएशन ज्यादा है। खैर इस पे हम इन डिटेल्स भी बात करेंगे। हमने जस्ट ट्रेलर दिखाया। कहना सिर्फ ये था कि जब में जाएं SOPs का जरूर ख्याल रखें, मास्क लगा के जाएं ताकि कोरोना भी ना फैले और जानवरों के हवाले से जो दीगर बीमारियां हैं वो भी ना फैले। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे और प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।